प्रिय छात्राओं, आज के इस व्याख्यान का आरंभ एक छात्रा द्वारा फ़ोन पर पूछे गए प्रश्न से मैं करना चाहता हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने विदेशी शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए वह छात्रा थोड़ी सी भ्रम की शिकार हुई कि भाई वह सांस्कृतिक बोध भारतीय प्रायद्वीप के भीतर भारत से अलग देश के लोगों के भीतर तो नहीं मिलता। उदाहरण के लिए नेपाल आप चले जाइए, नेपाल में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं और उनका सांस्कृतिक बोध वैसा ही होता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब का यही स्वरूप है। उसको भी मैंने बताया और यहाँ तुम सबको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक बोध उस संस्कृति के अनुभव से अपरिचित लोगों को नहीं हो पाता है। हिंदुस्तान के भीतर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह नहीं बता पाएंगे कि गेहूं का पेड़ बड़ा होता है या महुए का पेड़ बड़ा होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पे लिखा भी है कि महुए की मीठी मीठी सुगंध आ रही थी। हमारे साथ चलते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर महुए सहुए का नाम मत लीजिए, नहीं तो लोग गंवार समझेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी ओर से टिप्पणी की कि मुझे नहीं पता था कि महुए का नाम लेने से बाबूपन में बड़ा बट्टा लगता है। कहने का तात्पर्य है कि जो अपने सभ्यता के प्रतिमान को यूरोपीय देशों और अमेरिकी देशों के रूप में रखेगा और जन से घुलेगा मिलेगा नहीं, तो उनके आचार विचार, खान पान, आहार विहार और उनकी बोली में निहित उनके जीवन को नहीं पकड़ पाएगा। तो मैंने उस अर्थ में ही विदेशी कहा था। सामान्य रूप से या यूरोपीय देशों, अंग्रेजी देशों आदि जहाँ पर प्रकृति के इतने रूप नहीं मिलते हैं, जहाँ पर प्रकृति मुहावरे के रूप में भी प्रयोग नहीं होती है, उन संदर्भों में इस बात को मैंने कहा था। अब हम उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा कि ये खास किस्म की वर्गीय चेतना प्रेमचंद की इस कहानी में मिलती है। तो देखो, एक वर्ग वो है जो दिन रात मेहनत करता है। दिन को वह मजदूरी कर रहा है, रात को उस कड़ाके की ठंड में फसल की रखवाली करने के लिए जा रहा है, और उस ठंड के कारण रात कटती नहीं है, इसलिए वो बार बार चिलम पी रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको नशा करने की बहुत तलब लग रही है, केवल और केवल समय बिताने के लिए वह चिलम पी रहा है। समय से उसका अपना व्यर्थता बोध भी पल रहा है, लेकिन ऐसा पात्र भी समाज के बारे में सोचने से नहीं हिचकता। इसीलिए वह कह रहा है, एक तो मैं हूं कि यह चिलम पी पी करके रात काट रहा हूं कि चलो कुछ कुछ कर रहा हूं, कहीं से थोड़ी सी सही सुलगती हुई आग मिल रही है और इस व्यर्थता बोध को दूर कर रही है, और ठंड को मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो सारी कोशिश नाकाम हो रही है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग इसी देश में रहते हैं जिनके पास जाड़ा जाने से भी डरता है। उनका भाग्य कैसा है? साफ साफ कहता है कि एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। क्या जबरदस्त मानवीकरण का प्रयोग हुआ है। कौन यह कहता है कि गद्य साहित्य में अलंकार नहीं आते? गद्य साहित्य की अलंकारिक भाषा गद्य की चित्रात्मकता को और उत्कृष्ट बनाती है। इसलिए और इसका अंतिम प्रतिमान प्रेमचंद है। इसीलिए साधारण जन में सर्वाधिक प्रिय कहानीकार कोई है तो वो प्रेमचंद ही है। अभी भी गांवों में चले जाइए तो साधारण से साधारण आदमी के नाम पर आप बात करेंगे तो साधारण से साधारण आदमी के मुंह पर भी नाम अगर किसी का आता है आधुनिक साहित्य में, कहानी के क्षेत्र में, तो प्रेमचंद का ही नाम आता है। इसी कारण से कि प्रेमचंद उनको अपने जैसे दिखते हैं, अपनी जैसी भाषा में बात करते हैं, अपने जैसे पहनावे के लोगों का चरित्र
खींचते हैं और साथ ही साथ उनके अपने जैसे सुखों और दुखों के भागीदार बनते हैं। लेकिन सोच का स्तर ऐसा है कि पूरी दुनिया इस बात को समझ ले कि ये वर्ग चेतना क्या होती है। एक तरफ ठंड में गुजारने के लिए उसके पास कोई जुगाड़ नहीं है, खुले में वो बैठा हुआ है, चिलम पीकर गुजार रहा है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास जाड़ा भी जाकर गर्मी से डरता है। हर आदमी तो अपने प्रतिद्वंदी से डरता है। यहां पर जाड़े का मानवीकरण कर दिया है। जाड़ा गर्मी नामक प्राणी से डरने लगता है। और उस गर्मी का कारण क्या? उनके पास है क्या क्या? मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए वहां। यानी कि हर आदमी अपने अनुकूल परिस्थितियों में ही जी सकता है। जाड़े के लिए जब अनुकूल परिस्थितियां ही नहीं होंगी तो वहां पर जाड़ा अपनी जिंदगी कैसे बिता सकता है? ठंड वहां पर टिक कैसे सकती है जहां पर इतने मोटे मोटे कंबल, रजाइयां, गद्दे आदि पड़े हुए हो, जिसकी ये हल्कू कल्पना तक करता है। इसलिए वहां जाड़े का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन यह सब उनके पास आया किस कीमत पर? वह आया इसी कीमत पर, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हमारी मजबूरी यह है कि मजूरी हमें इतनी कम मिलती है कि उसको हम ले नहीं सकते। हम अपने दैनिक जीवन के गुजारों के लिए उनसे उधार पैसे लेते हैं। हम अपनी जमीन पर खेती करते हैं, उनको लगान के रूप में पैसे देते हैं। उनके पास हमारी मजूरी और इस खेती से उत्पन्न पैसों के कारण पैसों की ऐसी भरमार हो जाती है कि वो इन मोटे मोटे गद्दे रजाइयों में सोते हैं और हम यहाँ पर चिलम पीते हुए इस भ्रम में रात को गुजार डालते हैं कि ऐसा है, इससे कुछ तो गर्मी आएगी। और ऐसा कहते हुए गड्ढे में से थोड़ी सी आग निकाल करके वो चिलम भरता है और उसे यह बोध होता है कि मेरे साथ एक प्राणी और बैठा है जो ऐसी भाषा और ऐसी कल्पना तो नहीं जानता है, लेकिन हमारा पूरा साथ देता है। ठंड तो इसको भी लग रही होगी। इसीलिए मैंने कहा कि कुत्ते और कुत्ते के बीच भी अंतर है। यानी हल्कू का कुत्ता गोदान के राय साहब और खन्ना साहब के कुत्ते की तरह नहीं हो सकता कि जिसको छू भी दो तो उसके ऐसा लगेगा कि उस पर निशान पड़ जाए। हल्कू का कुत्ता भी वह मजदूर कुत्ता है जो ठंड, गर्मी, भूख सब कुछ झेलता हुआ एक प्रकार की मजदूरी करता है, एक प्रकार की खेती करता है। इस रूप में मजबूरी पूर्वक अपना जीवन जितना चाहे जितना भी गुजारे, अपने दुख के ऊपर मालिक के या उसके पालनकर्ता के दुख को भारी नहीं होने देता है। उसी तरह मालिक भी उसके दुख की चिंता करता है और उससे वह पूछ बैठता है कि तू भी भाई चिलम पी ले, क्या पता तेरी भी ठंड थोड़ी सी दूर हो जाए। यह कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी को के टेक्स्ट को तुम पढ़ोगी तो टेक्स्ट का पता चलता जाएगा। इसलिए टेक्स्ट पढ़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। उस टेक्स्ट में निहित उस अर्थान्वित को सामने लाना है जिसकी स्थापना मैंने आरंभ में ही की थी कि यह कहानी इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार मनुष्य और जानवर एक साथ रह करके मनुष्यता की चिंता को मिटाने के निमित्त विकास की चिंता की ओर अग्रसर होते हैं। यह अलग बात है कि उनकी चेतना में निहित जो सुख के आधार तत्व खेती आदि हैं वो भले ही मिट जाए, लेकिन इस रूप में एक दूसरे के प्रति एक दूसरे की आत्मीयता कम नहीं होती। वह दृश्य यहां पर आगे चलकर उपस्थित होता है कि भाई ठंड झेली नहीं जा रही है, न जबरा को न हल्कू को। फिर वो क्या करते हैं? जब किसी तरह न रहा गया, कई पैराग्राफ छोड़कर आगे बढ़ता हूं, जबरा को धीरे से उठाया, उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया।
यानी एक दूसरे से चिपकने के कारण थोड़ा बहुत तो गर्मी आएगी। तो जबरा में भी वह प्राण तत्व है जिससे उसको अपनी गोद में सुला लेता है, थपथपा कर अपने से चिपका देता है। आगे का वर्णन और महत्वपूर्ण है। जिस श्वान की दिनकर द्वारा वर्णित जिस श्वान की मैं चर्चा कर रहा था उससे बिल्कुल अलग यह जबरा कैसे है। वहां तो कुत्ते की स्थिति यह है कि थोड़ी सी उसके ऊपर मैल लग जाए तो उसके लिए साबुन भी अलग से आता है, धो धोकर परफ्यूम लगा करके उसको चमकाया जाता है। और आजकल तो शहरों में डॉग शो का प्रचलन है जिसके तहत कुत्ते की नुमाइश की जाती है और कौन किस तरीके से कुत्ता पालने में माहिर है और उसका कुत्ता दिखने में कितना सुंदर और कलाकार है, इस नुमाइश के आधार पर कुत्ते को पुरस्कृत किया जाता है। कुत्ते को पता तो नहीं होता है शायद कि उसको कितना और कैसा पुरस्कार मिला, लेकिन हाँ मालिक को पता चल जाता है कि उसकी प्रतिभा के कारण उसको पुरस्कार मिला। वह प्रतिभा किसकी कीमत पर किस कीमत पर आ रही है यह देखने लायक है। वह अपनी प्रतिभा के निखार में लग जाता है, न कि कुत्ते के प्रति उस आत्मीयता के निखार में जो जबरा के यहाँ हल्कू को देखने को मिलती है। वो अगली पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमीर अपने कुत्ते पालते हैं तो उन कुत्तों के प्रति आत्मीयता नहीं रखते हैं, लेकिन जरा आप याद कीजिए ऐसे शायद बहुत ही कम अमीर मिलेंगे कि उनके कुत्ते के देह से अगर दुर्गंध आ रही हो तो उसको अपने सीने से लगा करके चिपटा लें, तुरंत दूर भगा करके उसको अगर नौकर मिल गया तो नौकर से कहेंगे कि नहलाओ धुलाओ, नहीं तो खुद उसको शावर के नीचे बाथरूम में ले जा करके और उसके ऊपर साबुन उड़ेल कर से साबल चढ़ा देंगे। जब थोड़ी सी दुर्गंध कम होगी तो खुद साफ करेंगे। पूरी तरह सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हाइजीन उनके लिए महत्वपूर्ण है, कुत्ता महत्वपूर्ण नहीं है। हल्कू के लिए कुत्ता चाहे जैसा है उसका अपना है, उसका आत्मीय है, उसमें चाहे जो भी दुर्गंध आ रही हो उसकी ठंड को मिटाना, उसको गले से लगाना, उसको स्नेह देना और बदले में उसकी गर्माहट और स्नेह को पाना हल्कू के लिए लक्ष्य बनता है। इसलिए उस दुर्गंध से युक्त कुत्ते को भी वह अपने गले से लगाता है और मन में जरा भी भाव नहीं आता है कि इसमें किसी प्रकार की दुर्गंध है, बल्कि भाव तो यह आता है कि इसमें एक स्वर्गिक सुख है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रेमचंद की कलम कह रही है कि अपनी गोद से चिमटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यहां है और हल्कू की पवित्र आत्मा में उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध न थी। कुत्ता दुर्गंध दे रहा था लेकिन हल्कू के मन में उस कुत्ते के प्रति जरा भी घृणा की गंध नहीं थी। वो ये नहीं कहता है श्वान पालने वाले उन अमीरों की तरह, दुग्ध वस्त्र देने वालों की तरह, चल भाग कहां गंदगी से लौट करके आया है कितनी दुर्गंध तुझे आ रही है, बल्कि वह उसे प्रेम और स्नेह से अपने गले से लगा करके रखता है। इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि इस कहानी के भीतर और प्रेमचंद की दृष्टि में मनुष्य और जानवर सहचर की भांति रहते हैं, और जब मनुष्य और जानवर सहचर की भांति रहेंगे तो एक नई दृष्टि का, एक नई संस्कृति का विकास होगा और इसी से मनुष्यता की एक नई भावभूमि का भी विकास होगा, जहां गद्दे, रजाई, लिहाफ, कंबल में सोने वालों और साथ ही साथ चिलम पीकर गुजारा करने वाले लोगों को के बीच भेद को मिटाने की कोशिश होगी। और यह जब अंतर मिटेगा तभी जाकर के जबरा और हल्कू और राय साहब और खान साहब के बीच एक समानता का भाव आएगा और मनुष्य न सही
मनुष्यता का जीवन जरूर समृद्ध होगा। इसीलिए आगे चलकर प्रेमचंद इसी संदर्भ में लिखते हैं कि अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता, अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। यह है आत्मीयता का भाव और मनुष्य और पशु के प्रति सहचर भाव जिससे मनुष्यता का विकास होता है।